आज दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आलोक सर की वीडियो का टाइटल है इंडिया का पाकिस्तान को जवाब देगा। हाँ भाई, ये सवाल तो बड़ा अब मशहूर होता जा रहा है, कब अटैक करेगा, कब हमला करेगा। चलें आलोक सर इस पर क्या राय रखते हैं, देखते हैं वीडियो। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस भाई का, पाकिस्तानी मूली चैनल का है। और बड़े ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी भाई कि आप इस वीडियो पे करिए। इसमें हारिस भाई ने वीडियो बनाया है कि इंडिया कब जवाब देगा, यानी कि जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बारे में ये वीडियो है कि इंडिया कब जवाब देगा। यार ये वीडियो शुरू करूं ना उससे पहले मुझे कुछ बातें करनी है। मतलब जवाब देगा का क्या मतलब है, आप इसको किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को आप समझ रहे हैं। क्या जवाब देने का मतलब यह है कि भारत मिसाइलों से अटैक कर दे? क्या जवाब देने का मतलब यह है कि भारत की एयरफोर्स जाके बमबारी शुरू कर दे? क्या जवाब देने का मतलब यह है कि भारत का टैंक जाकर गोला बरसाना शुरू कर दे? या जवाब देने का मतलब कुछ और भी है? क्या आप इस टसल को ऐसे समझ रहे हैं कि मोहल्ले में लड़ाई हुई है, मैं गया अपने 5 बंदों को मैं बुलाकर ले गया, वो अपने 5 बंदों को बुलाकर लाया और फिर मारपीट चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई? क्या इसको जवाब देना कहते हैं? आप लोग जितना इसको इजी समझ रहे हैं ये उतना इजी मत समझिए कि उसने एक घुसा मारा तो मैं भी जाके एक घुसा मार दूंगा और ये बात बराबर हो जाएगी। नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। वो चाह रहे हैं कि हम मिलिट्री से कार्रवाई करें। चाइना ने उन्हें समझाया है कि तुम भारत को उलझाओ, भारत उलझेगा तो चाइना की तरफ से ध्यान कम होगा, चाइना की तरफ से ध्यान कम होगा तो अमेरिका कमजोर होगा कि यार भारत तो इधर उलझ गया, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। आप लोग इस बात को समझिए। दुनिया के कई देश हैं इंक्लूडिंग चाइना जो भारत को किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझाना चाहता है। इस पॉइंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आज जो अभी मतलब अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे है ना, गंगा एक्सप्रेसवे पर चाइना का बॉर्डर से कितनी दूर होगा? 250-300 किलोमीटर दूर होंगे हम। गंगा एक्सप्रेसवे जो है 250-300-350 किलोमीटर दूर है। वहां पर हमने अपने फाइटर जेट्स उतारे हैं, टच डाउन कराया है, ट्रांसपोर्ट करियर टच डाउन कराया है। ये किस लिए कराया गया है? ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं कराया गया, ये चाइना को दिखाने के लिए कराया गया कि हमारी नजर तुम्हारे ऊपर भी है, एलएसी पर भी है। पिछले 6 महीने 8 महीने से चाइना की तरफ से बड़ी मीठी मीठी बातें आ रही हैं, भारत को प्रमोट किया जा रहा है। आप इस चाल को समझिए कि चाइना चाहता है कि आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझें। इसलिए इसको उस तौर पे ना देखा जाए। जवाब देने के कई सारे तरीके हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी से ये मैं फिर कहता हूं कि ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं कि अभी गए और लड़ाई चलू। इंडस वाटर ट्रीटी पे धीरे धीरे पानी कम करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते। नदी है ना भाई, हमारे जो डैम्स हैं वो धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। मानसून में पानी छोड़ेंगे, नए इंफ्रा बनेंगे, कनाल्स बनेंगे, डाइवर्ट किया जाएगा। इसका असर 1-2 साल में दिखेगा आपको। मैं कई वीडियो में पिछले कह चुका हूं कि बमबारी करना, हमला करना ये सबसे आखिरी होता है। उसके पहले दुश्मन को कमजोर किया जाता है, दुश्मन को फ्रस्ट्रेट किया जाता है, दुश्मन को पिन डाउन किया जाता है कि दुश्मन के पास कोई ऑप्शन ना हो सरेंडर करने के अलावा। इस पॉइंट को समझिए आप, वरना ये 93,000 का सरेंडर कैसे हो जाता? आसान होता जब तक इनको पिन डाउन नहीं किया जाता होता, जबकि इनके दिमाग में ना बिठा दिया गया होता कि बेटा अब तुम्हारा खेल खत्म है, तब जाकर इन 93,000 ने सरेंडर किया ना, वरना ऐसे सरेंडर नहीं होता। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। 16 दिन प्रोसेस चला था वॉर होने के बाद, खुलेआम वॉर होने के बाद। उसके पहले तो बहुत दिन प्रोसेस चला। सैम मानेकशॉ के जाके सुनिएगा, बहुत दिन उसके पहले बहुत महीने प्रोसेस चला, तब जाकर अटैक हुआ, तब जाकर पिन डाउन किया गया, तब जाकर ये सरेंडर हुआ जिसको आज हम गर्व के साथ कहते हैं। ये 16 दिन में नहीं हुआ है, उसके पीछे कई महीने, कई रातें, कई दिन चैन खराब करके तब प्लानिंग की गई, तब हुआ। ऐसा नहीं होता ही कि वार करो तो ऐसा वार करो कि उसके बाद दुश्मन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ना बचे। तो आप समझिए इसको। ये नहीं है कि आज हुआ और कल हुआ और आज भारत जो है जवाब दे दिया, फाइटर जेट चले गए, आर्मी चली गई, ये हो गया। ऐसा नहीं होता है।
और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और जो लोग ये सवाल उठा भी रहे ना कि देखो 10 दिन हो गए कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं किया, ये बेकार है, बेकार, उन लोगों को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। जब से ये पहलगाम में दहशतगर्दी हुई है जिन्होंने करवाई है, तब से अजीब सा माहौल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इन्होंने शुरू किया हुआ है। बार बार ट्रोल कर रहे हैं बेवकूफों की तरह कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। और बेवकूफों, इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो इससे ये साबित होता है कि वो बड़ी ठीक ठाक कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पहले की तरह जो उन्होंने बालाकोट में फटाफट टिट फटैट कर दिया, क्योंकि उनका उस वक्त इरादा था कि हम बस एक लिमिटेड सी स्ट्राइक करेंगे, अवाम को खुश कर देंगे कि देखो जी हमने बदला ले लिया, मामला एस्केलेट ना हो जाए ज्यादा। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी पहले, वरना अभी भी वो ये कर सकते थे, एक दो मिसाइल दाग देते, जैसे पाकिस्तान को फेस सेविंग मिल जाती है और खत्म हो जाता। लेकिन प्रेसिडेंट सेट हो गया हुआ कि वो जो बालाकोट पे जो, देखिए हारिस भाई, एक्चुअली कई बार चीज़ें होती है ना, आपको सामने नहीं आती। अगर मेरे सवाल हैं, मतलब आप अगर थोड़ा सा इस पे देखेंगे तो, अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने अगले दिन उनके एयर जेट्स ने रिस्पॉन्ड क्यों किया? कुछ हुआ था तभी रिस्पॉन्ड हुआ। बकौल पाकिस्तानी मीडिया 5 कौवे मर गए, 5 दरख्त गिर गए, अग्रीड हुआ ये। लेकिन पहली चीज जो बालाकोट एयर स्ट्राइक ने की वो ये की कि आप वल्नरेबल हैं, हमारी पेनिट्रेशन है, हमारी एयरफोर्स गई वहां जाकर मारा, भले दरख्त गिराए, कुछ भी रहा, व्हाटएवर, और वहां से वापस आ गए। आप उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उनको मार के नहीं गिरा पाए, पहली चीज। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि यार वो घुस गए, हमें पता भी नहीं चला और वापस भी चले गए, और हमारी फोर्स क्या कर रही थी। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहूंगा, जब उस समय के वो खटक साहब थे डिफेंस मिनिस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा, वो दाएं बाएं देखने लगे, बोले कि रात हो गई थी जी ऐसे। ये तो मजाक वाली बात है, सुनिए जरा इसकी बात। पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए हैं, आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है, और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये फेल्योर था, फर्स्ट फेल्योर। सेकंड फेल्योर कि अगर वहां पर कुछ नहीं हुआ तो 40-45 दिन बाद वो जगह क्यों खोली गई? अगले दिन खोल दीजिए, अरे कुछ नहीं हुआ। 40-45 दिन लग गए उस जगह को खोलने में, क्यों? सवाल तो बनता है ना कि अगर कुछ नहीं हुआ, दरख्त गिरे, तो अगले घंटे आप ले जाते मीडिया को वहां पर। 40-45 दिन बाद विदेशी लोगों की डेलीगेशन, आपके जो बंदे थे उनको लेकर गए थे, आर्मी वाले। इसीलिए कई बार चीजें दिखती नहीं है और कई बार चीजें हो जाती हैं। बालाकोट पे जो उन्होंने स्ट्राइक की थी वो डिटरेंस फैक्टर नहीं बना। ये इनको समझ नहीं आती कि ये बस टिट फॉर टैट ये इस तरह की शरारतें करते रहेंगे और बस इतना सा छोटी मोटी स्कर्मिश होगी। ये वो मैं देख रहा था, वो टीआरएफ जो लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया और फिर जब उन्हें पता चल गया ओहो ये तो बात दोबारा आगे निकल गई है, तो इन्होंने कहा चलें जी उनको कहें कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा जी, 3 दिन बाद आपको याद आया कि आपका अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए हमने तो नहीं करवाया जी। ओहो, क्या पता चलता है कि जी हाथ पैर फूल गए। कभी शाहिद अफरीदी को आगे कर देते हैं कि वो जी बड़ी बड़ी बड़के मारे हैं। तो गैर जरूरी लोगों से इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं, क्यों? ताकि अगर वो पहले एक तो उनको पैगाम भी भिजवाया जाए कि हाँ भाई हम पागल से लोग हैं, हमने एटम बम चला देना। कभी वो रेलवे के मिनिस्टर को, एफेड्रीन को, उसको आगे कर देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं ज्वाइंट एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और ये जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो बंदा वो गायब है, उसका कोई बयान ही नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो पीटीआई के भी हैं वो डरे हुए हैं, वो बेचारे, उनका दिल तो बड़ा कर रहा है। अच्छा, वैसे हारिस भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा लो, न्यूट्रल करा लो। अच्छा, इसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका क्या हुआ? इस्लामाबाद ने यह माना कि कसाब पाकिस्तानी था, उसके 9 साथी पाकिस्तानी थे। हमने सारे सबूत दिए, उनके हैंडलर्स दिए, हाफिज सईद के बारे में बताया, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, ज़कीर रहमान लखवी, एवरीथिंग वी प्रोवाइडेड देम।
उसका नतीजा क्या हुआ उस जांच का? क्या किसी को सजा हुई वहां पे? नहीं हुई, नहीं हुई सजा। हमने पठानकोट में तो अब उनकी टीम बुलवाई कि आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या हुआ? उन्होंने जाके बोल दिया कि नहीं नहीं, तो सबूत ही का नहीं है, कुछ नहीं मिला, ये बेकार है, ये फालतू की बात है, जबकि सब कुछ दिया। उरी, उसके बाद पुलवामा, कितनी कितनी चीजें हुई, कितनी चीजें हुई। पुलवामा का मुझे याद है, वो फवाद चौधरी था उस समय शायद मिनिस्टर, पार्लियामेंट में उसने बोला कि देखो हमने जो पुलवामा करवाया, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि पार्लियामेंट में आपका एक मिनिस्टर जो ऑफिशियल हैसियत रखता है स्टेटमेंट देता है कि जी पुलवामा जो हमने कराया उस पर हमें नाज है। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। उनके जो प्रिपरेटर्स थे, उनके जो मास्टरमाइंड्स थे, वो सब आज भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो ये कहना कि जी एक ज्वाइंट हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन आ रही है, बकवास बातें। बताओ ना कि पिछले इन्वेस्टिगेशन से रिजल्ट्स क्या रहे? जीरो। दिल तो बड़ा कर रहा कि अपनी आवाम को कहें कि नहीं, या जो उनके जो इमरान खान के जो चाहने वाले उनको कहेंगे नहीं, ये तुम उंगली करते हो, पहले हम तुम्हारे पीछे लग के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हम पागल हो जाते थे। अब हमारा दिल बड़ा कर रहा है कि इनको कहो कि नहीं, ये तुमने शुरू किया, खुद ही लड़ो, खुद ही भुगतो। और इंडिया ने जो उधर से जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात इतने सीरियस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा ये दहशतगर्दों को नहीं ठोकना, हमने ठोकना है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको डायरेक्ट ठोकना हमने। क्योंकि असल जो दहशतगर्दी होती है, जो पपेटियर है, जो असल बंदा पीछे है, वो इस इंस्टीट्यूट से ये काम होता। मोदी जी तकरीबन कोई 20-25 मुल्कों के पास उन्होंने ब्रीफिंग उन्होंने दे दी है कि ये हमारे पास एविडेंस है, हमें पूरा यकीन है कि ये इधर से हुआ है, इन्होंने करवाया, हमने ऑपरेशन करना है और हमने बड़ा ठीक ठाक किस्म का ऑपरेशन करना, तो बीच में नहीं आपने आना। और जो अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है हमें, वो कोई भी नहीं बोल रहा, वो बस उन्होंने ऊपर ऊपर से बात कर दी है कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाते। और ऊपर से जो हमारी साइड के लोग हैं, उनकी क्या उम्मीद है? वो उनको बार बार फोन करके बता रहे हैं, यही बता रहे होंगे और क्या बता रहे होंगे कि जी हम एटमी ताकत है, ये खिता नहीं पूरी दुनिया को बड़ा। वो जो इमरान खान ने जो स्पीच दी थी जनरल असेंबली में, वो जी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, अगर ये दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ पड़े। ये वही पुतिन वाली गीदड़ भपकियां हैं कि जब पुतिन को लगता था कि वो जी उधर से वेस्ट अपनी सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा वेपन्स दे रहा है यूक्रेन को, तो मैंने एटम बम चला देना। 12-13 दफा उसने ये धमकी, 2 दफा पुतिन ने खुद और बाकी ये लेवरोव और ये बाकी के इर्द गिर्द के जो उसके हवारी हैं, पिट्ठू में पुतिन के, वो दे देते हैं। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वो आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट करते रहे। पहले उन्होंने टैंक्स दिए, फिर उन्होंने F-16 दिए, फिर उन्होंने उनको अटैकम्स भी दिए कि आप रशिया के अंदर भी स्ट्राइक कर सकते हैं लिमिटेड एरियाज में। तो वो एस्केलेट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया। और मैं भी ये देख रहा था, अगेन आई डोंट नो कि ये, मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा, कितना होगा, किस हद तक होगा, या ये सिर्फ मीडिया की हाइप है वगैरह, आई डोंट नो दिस। लेकिन सेंस यही बन रही है कि जितना ये टाइम लगा रहे हैं उससे यही साबित होता है। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, एक तो ये साबित होता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बड़े ऑपरेशन की, टिट फॉर टैट नहीं कि छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक करें। दूसरी बात इससे ये साबित होती है कि ये जो इन्होंने बड़े मजे से मुंह उठा के कह देते हो जी फॉल्स फ्लैग, खुद ही अपने ऊपर करवाया होता तो उन्होंने पहले से कंटिजेंसी प्लान बनाए होते कि हाँ भाई हम ये करेंगे, 28 अपने ही बंदों को मार देंगे हम, और फिर जी 2 दिन शोर मचाएंगे, या अगले हफ्ते हम अटैक कर देंगे। वो पूरे अटैक की प्लानिंग उन्होंने पहले से की होनी थी। नहीं, इससे ये साबित होता है उनकी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जाहिर बात उन्हें क्या पता, वो टेकन बाय सरप्राइज। अब ये बार बार अब 2 चीजों के रट लेना लगाई भी है, वो जी न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर चला देंगे। ये मैंने पहले ट्वीट भी की थी, वो बिजनेस इनसाइडर ने, उन्होंने शायद इस ट्वीट को कोट भी किया मेरी, कि मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैंने आपको पुतिन की एग्जांपल दी, अगर थोड़ी सी कश्मीर के अंदर 100 किलोमीटर आ जाते हैं या 50 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से हिस्सा खाने लग जाते हैं और एस्केलेट करते हैं ऑन एस्केलेशन लेडर पे, तो क्या आपको क्या लगता है कि 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर लूज करने पे ये पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। अभी एक बंदा मेरे से बात कर रहा था, कह रहा था यार हारिस आपको गुस्सा क्यों है इनके ऊपर इतना? मुझे गुस्सा इस बात का, मैं अभी कहीं पे देख रहा था कि शिमला एग्रीमेंट की इन्होंने जो धमकी लगाई, और ये भी हमें इन्होंने नहीं बताया था, हमें ये इंडिया वालों ने रटवाया कि 93,000 लोगों की पतलूनें उतरवाई, और वो जो तस्वीर सिग्नेचर किया पहले वही न्याजी साहब, जो जनरल न्याजी था, वो पहले कहा था हम जी ये वो कर देंगे, BBC की डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, हम जी इनकी धजियां उड़ा देंगे। बाद में कहा छोड़ दो जी, हमें माफ कर दो। तो ये तो हमें रटा हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के अंदर एक और बड़ा क्लॉज मुझे अभी कल पता चला कि कुछ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंध में, इधर वेस्टर्न, उधर बांग्लादेश थिएटर पे नहीं काम हो रहा था काम, यहाँ पे भी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने सिंध का हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। और जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर वापस दे दिया। उसी तरह जिस तरह 1978 में इसराइल ने इजिप्ट को जो साइनाई डेजर्ट था वो एज अ गुडविल
उनको दे दिया। साइनाई डेजर्ट जो उन्होंने कैप्चर किया था वो इसराइल का 3 गुना हिस्सा है, ठीक है वो डेजर्ट है, लेकिन उन्होंने वो इजिप्ट को वापस कर दिया एज अ गुडविल के आइंदा आपने हमसे नहीं लड़ना। तो यही गुडविल की होप इंदिरा गांधी के साथ भी, अब जिस वजह से उनको बड़ी गालियां पड़ती हैं कि आपने कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल को जो एक डिफेक्टो बॉर्डर बना लिया, टेम्पररी बॉर्डर बनवा लिया, आपको ज्यादा कंसेशंस लेनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि ना यार कश्मीर पे अपना क्लेम जो है वो विड्रॉ करो, वरना ये हमारे पास रहा। और मजे की बात ये कि वो जो एरिया जो पकड़ा था इन्होंने, उसके अंदर ज्यादातर वहां पे हिंदू रहते हैं। उमरकोट उसका नाम है जगह का, उस वक्त पहले वो भी अमरकोट होता था, वैसे ये भी बड़ी मजे की बात है। तो मुझे गुस्सा इस बात का कि इन्होंने पाक स्टडीज में, मुआशरती इल्म में, यानी हमसे सिर्फ सवाए झूठ के कुछ प्लान। मेरे चैट जीपीटी से ही बात हो रही थी अभी, मैं कल एक शकील चौधरी का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें अरविंद सहारन भी थे और एक पाकिस्तान के भाई एक जो टिपिकल पाकिस्तानी बायस ब्यूरोक्रेट होते हैं इम्तियाज गुल साहब बैठे हुए थे, और उनकी बातों से पता लग रहा था कि उनको कख नहीं था पता। वो खुद बार बार कही जा रहे थे, नहीं वो बुक्स के रेफरेंस दे रहे थे, पाकिस्तानी पब्लिश बुक्स के, पाकिस्तानी प्रेस की पब्लिश बुक्स के रेफरेंसेस दे रहे थे जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन के ऊपर, और वो कह रहे थे मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं आप जाना चाहते? अब ये जो 2 रटे लगाई हुई है, एक तो एटम बम की धमकी लगाई हुई है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, कभी भी पूरे पाकिस्तान की वाट नहीं लगाएंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह पुतिन ने मॉस्को या पूरे रशिया की धज्जियां नहीं उड़वानी थी अगर वो कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर भी यूज करता। दूसरी बात, चाइना ने इनको यूज नहीं करने देना, और इनकी उम्मीद ये है इस वक्त कि चाइना मदद करेगा हमारी। भाई चाइना नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अपने जनरल अयूब खान की बातों को भूल गए। 65 की लड़ाई के बाद अयूब खान ने कहा था कि मैं कुछ हजार पाकिस्तानियों के लिए, सॉरी कश्मीरियों के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पर नहीं लगा सकता। भूल गए हो पाकिस्तानियों? जाकर पढ़ो ना यार अपने यहां। सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी है कि तुम लोग मुतायला पाकिस्तान पढ़ते हो, और मुतायला पाकिस्तान जो है झूठ का पुलिंदा है। जाकर अपने जनरलों की लिखी किताबें पढ़ो, पाकिस्तानी जनरलों की लिखी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ो। मेजर जनरल अकबर खान, रेडर्स ऑफ कश्मीर, जाकर पढ़ो उस किताब को। कर्नल वो एक और तुम्हारा था याया खान के अलावा, टिक्का खान है, पता नहीं कौन था वो, उसने भी एक किताब लिखी थी। जाकर पढ़ो उनकी किताबें यार, 65 वॉर के बाद की भी किताबें हैं, जाकर पढ़ो उन किताबों को। पढ़ोगे कैसे तुम लोग? पढ़ने आएगा तब तो। अपनी ही आर्मी के खिलाफ उन्होंने पोल खोली हुई है, जाकर पढ़ो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, जो पाकिस्तान का जस्टिस थे पाकिस्तान के, और 1971 पर उन्होंने उनकी कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। पढ़ो जाकर उसको, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट। शर्म आएगी तुम्हें मुतायला पाकिस्तान पर, समझे? शर्म आएगी तुम्हें। भाई चाइना आपकी मदद नहीं करेगा, बिल्कुल आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों जी? चाइना को एस्केलेशन का डर होगा। चाइना अपनी सारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो सारे का सारा ताइवान के ऊपर रखता है। वो अगर इंडिया में आता है तो अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो इस वक्त ट्रंप जो बड़ा एंटी चाइना है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो आके डायरेक्टली चाइना के साथ वॉर शुरू कर देंगे। जो इस वक्त डिटर्मिनिंग फैक्टर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। ये जो कुर्स्क का रीजन जो लूज हुआ यूक्रेन से, ट्रंप ने 1 हफ्ते के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की थी। वो पूरे का पूरा कुर्स्क का रीजन जो रशिया का कुर्स्क था, वो यूक्रेन के हाथ से निकल गया। इतनी इंपॉर्टेंस है। 250 के करीब उनकी सैटेलाइट्स हैं, जो उनकी मिलिट्री की सैटेलाइट्स हैं। इन कंपैरिजन यूरोप की सिर्फ 20 है। और हाँ, मजे की बात, ये जो कारगिल में जब ये ऊपर टाइगर हिल्स में जाके पाकिस्तानी मुजाहिदीन बैठे हुए थे, जो हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंडिजिनस लोग थे। तो जब वो टाइगर हिल्स में वो बैठे हुए थे, उन्होंने कोई 2-3 हफ्ते वहां पे बैठे रहे थे, तो यूएसए ने उनको ऊपर से स्पाई सैटेलाइट से एग्जैक्ट लोकेशंस कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये बैठे हुए ठोको इनको, और उनको वहां पे ठोक दिया उन्होंने। तो अगर चाइना इन्वॉल्व होगा, चाइना को सारी कैलकुलेशंस का पता है, चाइना इन्वॉल्व कभी भी नहीं होगा। अब ये सारों के सामने अभी झूठ बोल रहे थे, तुर्की आ गया, तुर्की ने असला दे दिया हमें, उन्होंने तुर्की ने कह दिया कि भाई ये हमने कोई ऐसा नहीं किया, वहां पे रिफ्यूलिंग के लिए गए थे। ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी जो है प्रोपेगेंडा कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये पीटीआई वालों से सवाल है कि पिछले 2 साल से, अभी मैं देख रहा था एक और लड़की को, इतना चक्कर चल रहा है, वो एक लड़की सनम जावेद मेरा ख्याल उसका नाम है, पता नहीं कौन है, उसको और उसके हस्बैंड को फिर उठा लिया। किस लिए उठाया जी? वो जी 3 महीने पहले उसने कोई वो जो धांधली हुई थी उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। यानी आपकी तरफ एक तरफ आप दुनिया के आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए कि यार इंडिया से हमारी सुलह कराओ, लड़ाई ना हो जाए, और आप अपने जो जुल्म है
और इन्हीं लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जरा कुछ चुप के रखो, पाकिस्तान के मादरे मिल्लत के दिफा के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपने 2 साल से पंजाब में औरतों की इज्जतें, उनकी उछाली, ये इन्होंने जितने बंदे उस वक्त 9 मई के बाद गिरफ्तार किए थे, इनको एक धमकी देते थे। उनमें जज्बा बड़ा था, उनको बुज़दिल मत समझना पीटीआई वालों को, उनमें बेचारों में बड़ा जज्बा था। मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से इस तरह की बातें की हुई हैं। उनको उनकी औरतों की धमकियां देते थे। शीरी मजारी, चलो शीरी मजारी की बात कर लो। शीरी मजारी जी, उनके बारे में ये कहा जाता है, शीरी मजारी और जो उनकी बेटी है ईमान मजारी, उनके ऊपर जब ये शीरी मजारी को उन्होंने पकड़ा था और शीरी मजारी नहीं हट रही थी, वो कह रहे थे नहीं मैं इमरान खान के साथ ही खड़ी हूँ, उन्होंने कहा था ये तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे यहाँ पे तुम्हारे सामने, वो हट गई, उसने इस्तीफा दे दी। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं समझता हूँ, सारी बात है, लोग अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, या चलो अपने बेटे बाप को भी कुर्बान कर दें, लेकिन ये औरतों की इज्जतों पे इन्होंने सीधे हाथ डाले। ये इन लोगों के दिफा के लिए आप आना चाहते हैं? ये पाकिस्तान का मामला नहीं, इंडिया ने नहीं कोई कहा कि हमने पाकिस्तान की आवाम को पेल देना, हमने ये कर, वो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कर रहे हैं कि इनको टारगेट आपकी वर्दी वालों को, वो कह रहे हैं इनको नहीं हम छोड़ना, इस दफा हमने इनके हेडक्वार्टरों के ऊपर हमले करने हैं। पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते, हो भी सकता है, ऐसा नहीं, आई डोंट नो दिस, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जो मिली नगमे गा गा के, जीवे पाकिस्तान गा गा के, मुआशरती इल्म में ये भोंगियां मार मार के हमारे जो दिमाग खराब किए थे, आपने पहले हमें जितना चूरन बेचना था आपने बेच दिया। मैं अभी देखा था कल DGISPR ने, इनको अब याद आ गया है, वो देखिए जी इंडियन मिलिट्री के कोई पता नहीं कोई मेजर है, कोई कौन है, 2 बंदों की आवाजें चलाई हैं, एक मजीद नाम का पाकिस्तानी अंदर का पाकिस्तान पंजाब के दहशतगर्द है, उसको जी IEDs ड्रोन के जरिए भेजते हैं और उसको कहते हैं ये जाके जी बस स्टेशन पे लगा दो, तो वहां लगा दो, तो यहाँ लगा दो। अच्छा जी, मैं जरा इनको इन्हीं की जबान में जवाब देता हूँ, जिस तरह आप कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग, मुंह उठाया कुछ भी नहीं, फॉल्स फ्लैग खुद ही करवाया। पहली बात ये आपको अभी याद आया, ये रिकॉर्डिंग अब चला रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस के मार्च में हुआ था, तब आपने कोई इस तरह की इल्जाम वगैरह नहीं लगाए थे। और अगर मान लिया वो जाफर एक्सप्रेस में इंडिया का हाथ भी था, या इधर आपके ये जो मेजर हैंडलर है, जो इंडियन मिलिट्री के जो हैंडलर है, वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आपको अब याद आ रहा है। मान लिया अगर वो ये हरकत कर भी रहे हैं, तो ये आपकी पॉलिसियों का नतीजा है। आपने 1989 से ये काम शुरू किए हुए थे। अफगानिस्तान में आप कहते थे हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बड़ा पतला है, उसको कॉन्कर करना और मिसाइल की रेंज में लाना बड़ा, इट्स विड्थ इज समथिंग लाइक आई डोंट नो 900 किलोमीटर्स और समथिंग, व्हिच इज नॉट मच। तो जी आपने जी वहां पे अफगानिस्तान में आपने अपने एसेट्स रखे हुए थे कि हम वहां पे डीप चले जाएंगे, वहां से मिसाइल छोड़ेंगे, ये वो ड्यूरन लाइन के ऊपर। ये अभी ये इंडिया के साथ जो महाज गर्म किया, इससे पहले सारे हमले तो आपके उधर से हो रहे थे, TTP वालों से। आपने अभी अफगानिस्तान के ऊपर 2-3 हमले किए थे, वहां पे उनके बच्चे मार दिए, लोग मार दिए। और पिछले साल में आपका ईरान के साथ भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ था। वो आपके साथ खड़ा कौन है? और अब उधर से सारी फौज उठा के आप इधर ला रहे हैं। वो तालिबान चढ़ गए उधर से, तो क्या करेंगे ड्यूरन लाइन से? वो चढ़ेंगे ही। और अभी स्टेटमेंट आई है, मैं उस स्टेटमेंट लगा देता हूं, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आई है कि भारत से नहीं, भारत से बड़ा खतरा अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। मतलब वो अपनी फौज को कहने कि भैया जो तुम सारा इधर शिफ्ट कर रहे हो, उधर तो कम लफड़ा है, ज्यादा लफड़ा अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, इधर पंगा फंस जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की बात कोई सुनेगा नहीं। और हम तो यही चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, भारतीय जो थिंक टैंक्स हैं वो यही सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उसी के मुताबिक पाकिस्तान रिस्पॉन्स दे रहा है। सारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर शुरू कर दी है उसने। जो हमारा वेस्टर्न है उनका ईस्टर्न है। टैंक भेजने, मिसाइलें भेजने, AD सिस्टम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम भेजने, फौज को इधर भेजने, वो सब चालू कर दिया है। और आपको फौज निकालनी पड़ेगी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान बॉर्डर से, और वहां से आप निकालो। और याद है अभी कुछ ही दिनों पहले, 4-5 दिन पहले ही भारतीय डिप्लोमेट्स का एक दल जाके वहां पे तालिबान से मिला है। सामने तो बातें आई कि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें। पीठ पीछे क्या बात हुई है आपको क्या पता? पर्दे के पीछे क्या पता यही प्लानिंग चल रही हो कि अगर ये मूव करते हैं तो उधर से तालिबान और TTP वाले शुरू कर दें, फिर क्या करोगे आप? उधर से बलोच वाले कर दें, फिर क्या करोगे आप? फिर तो खैबर पख्तूनख्वा भी आजाद, बलूचिस्तान भी आजाद, और गिलगित बाल्टिस्तान और POK हमारा वापस। यूं हो जाएगा सर, जैसे बांग्लादेश में यूं तख्ता पलट गई, जैसे यूक्रेन में यूं हो गया है। आप सोचो ना, अगर यूक्रेन को EU का और अमेरिका का साथ नहीं मिला होता तो क्या वो सरवाइव कर पाता पुतिन के सामने? इतना पुतिन के सामने नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को कौन ऐसा सपोर्ट दे रहा है पैसे से, हथियार से, बाकी चीजों से? टर्की। देखते चलिए लाइन से
वो क्रॉस करके आगे तो क्या करेंगे, मुझे तो खौफ आ रहा है, मुझे ऑनेस्टली खौफ आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि, सारी बात है पाकिस्तान को तो नहीं टूटना चाहिए मेरी नजर में, लेकिन जब आपने गंद इतना फैला दिया, आपने इतना प्रवोक कर दिया अपने सारे नेबर्स को, क्योंकि हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है, और आपको एटम बम भी नहीं चलाने देना किसी ने, जो आप खुद नहीं चलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ पंजाब ही बच जाए ना पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब, ये तब भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने दौलतें कमाई हैं, ये फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट, THA डिफेंस हाउसिंग कॉलोनियां, ये सारी चीजें जो आपने बनाई हैं वो जन्नत के लिए तो नहीं आपने बनाई, और बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं तो पाकिस्तानी अवाम को यही कहूंगा कि इनकी लड़ाई में आपने नहीं जाना। पिछले 75 साल से खून चूसते रहे इस भूखे नंगे गरीब मुल्क का, प्रवोक करते रहे, उधर आजादी की जंग हो रही है, ये लें जी असला पकड़े, ये पकड़े, वो पकड़े। वो खोता आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, वो इतना बेवकूफ है, उसको झड़के पड़ी है GHQ में। ये देखें जरा कितनी मजे की बात है कि इंडिया में सारे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी क्या फैसला करें, उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है हमें पता भी नहीं है। सारी बात है, जो डिसीजन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए उसका प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा ना। इधर कहाँ है जी, इधर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या, उसको बेचारे को पता नहीं, वो खड़े होके तालियां मार रहा था जब वो मुक्के लहरा रहे थे, हाफिज साहब खड़े होके वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तालियां मार रहे थे। वो भाई कुछ शर्म करो, अपनी शर्म नहीं है तुम्हें तो। ये जो सो कॉल्ड ओहदा है, जो कुर्सी है वजीर आजम, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान में, इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट है, जो पाकिस्तान की अवाम का जो रिजल्ट है, उसकी उस पोजीशन की शर्म कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, इसको नहीं पता होगा कि ये क्या काम करने लगे हैं। मैं तो वैसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस दफा नहीं भी किया ना, मैं अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, ये वो हाल हुआ है इनका कि अ बॉय हु क्राइड वुल्फ, शेर आया शेर आया शेर आया, ओ अब वाकई सच में आ गया। इस दफा हमने नहीं किया कुछ, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। मुंबई में भी मैं नजम सेठी का सुन रहा था इंटरव्यू करण थापड़ के साथ, वो बड़े फख्र से नजम सेठी पे कह रहे थे कि मैं उनका अखबार जो था, पहला अखबार था जिसने अजमल कसाब के गांव में जाके उनके माँ बाप का इंटरव्यू किया था, उसके अजमल कसाब के, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया था, वो यहां से उठ के गया। आप क्या कहते रहे जी हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या थी, वो इंडिया ने कोई, इंडिया ने आपे खुद ही करवाया। पठानकोट में जो हुआ, अब जरा अक्ल को हाथ मारे, ये वही मोदी जी थे, जरा देखें कि किस तरह वो, अब मोदी जी किसी के हाथ में नहीं आ रहे, वो किसी को सुनने नहीं रहे, वो कहते हैं हमने सुनना नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि हो सकता है गलतफहमी होगी, हो सकता है ये पाकिस्तान की स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये कोई ये जहादी जूदी जो इन्होंने पाले थे वो इनके हाथ से निकल गए हैं, फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन गए हैं। तो चले, उन्होंने पाकिस्तान की JIT को पठानकोट, जो उनकी एक क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, कोई मुल्क अपने दुश्मन मुल्क के लोगों को अपनी इतनी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन में आने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा आ जाए, जरा इन्वेस्टिगेट कर। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। आई थिंक द रिजल्ट, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन का भी रिजल्ट वो ये था कि जब उन्होंने कहा अच्छा हम जरा चल के उधर पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेट करते, ये नहीं नजम सेठी बताते, उनकी ही जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट फाउंड। उन्होंने जब कहा कि आप पठानकोट आए, जरा हमें पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेशन करने दें, तो आपने उनको आने नहीं दिया। कितनी मजे की बात है कि हाफिज सईद, पिछले कोई 20 साल से, मैं अभी पिछली वीडियो में भी कहानी आपको सुनाई, मुझे पता हाफिज सईद कौन है, मैं तो खुद रिक्रूट होते रह गया। हाफिज सईद वो जी इंडिया प्रेशर डालता था, आप उनको पकड़ते क्यों नहीं जी अदालत ने रिहा कर दिया, एविडेंस नहीं है। वो फिर जैसे जैसे इंडिया की साख ऊपर गई, दुनिया ने इंडिया को सुनना शुरू किया। जिसके पास ताकत होती है, पैसा होता है, लोग उसके सुनते हैं। पहले वो कहते थे ऐसे गरीब मुल्क है, गुलाम मुल्क है, चलो भाग इधर से, वो नहीं सुनते थे पहले इंडिया की। फिर इंडिया ने प्रेशर डाला, FATF से ग्रे लिस्ट में डाला। ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए उन्होंने ये कहा नहीं, ये जो हाफिज सईद है ना, इसको जरा अंदर करें। फिर अदालत में केस चला तो आप फौरन इनको एविडेंस भी मिल गया। पहले कुछ 4-5 दफा हाफिज सईद के ऊपर केस चला, वो जी एविडेंस नहीं है, FATF की तलवार आई, एविडेंस आ गया, उसको पता नहीं, अभी भी जेल की सजा सुनाई है। वो रहता लाहौर में एक गार्डेड से पूरे कंपाउंड में रहते हैं, वो बिल्कुल रहता है। और शायद अभी हमारी मीडिया ने उसका पूरा लोकेशन बताया, सब कुछ किया था, वो सब कुछ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। और साजिद मीर, इसको भी लोग कहते थे कि इंडिया में नहीं है, सॉरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। जब FATF की तलवार लटकी तो साजिद मीर भी पकड़ा गया। अभी कुछ दिनों पहले एक और पकड़ा गया था बंदा। इसीलिए पाकिस्तान पर दुनिया भरोसा नहीं करती है, इसीलिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा चालाकियां करता है। और यकीन मानिए, मैं फिर कहता हूं कि जो हमला होगा वो सबसे आखिरी कील होगी ताबूत की, बाकी कील ठोकी जा रही है, बाकी कदम उठाया जा रहा है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, एयर स्पेस हो गया, आपके जहाज, जो भी एक भी जहाज आपके पाकिस्तान का रजिस्टर है, पाकिस्तानी कंपनी का नाम पर होगा, वो नहीं आ सकता हमारे यहाँ पे। हमारे पोर्ट्स आपके लिए बंद हो रहे हैं, हमारे लिए लॉजिस्टिक्स आपके लिए बंद हो रहे हैं, आपका पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे लिए बंद हो रहा है। सारी चीजें धीरे धीरे कट ऑफ की जा रही हैं, जिससे आपके यहां सामान पहुंचने में देरी होगी, सूचना पहुंचने में देरी होगी, आप परेशान होंगे कि कैसे जाएंगे। अब भारत ने तो
रास्ता निकाले तो पाकिस्तान के बगल से ही समुद्र के ऊपर से होकर निकल जाते हैं। आप सोचो अगर आपको जाना हो थाईलैंड, आपको जाना हो ऑस्ट्रेलिया, आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? मुश्किल बढ़ रही है आपके लिए और ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे लिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान पर शिकंजा कसता जाएगा, कसता जाएगा, कसता जाएगा, और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अगर वहां पर हमें अटैक करना हुआ तो हम अटैक करेंगे, वरना अटैक भी नहीं करेंगे। बिना अटैक किए आपको घुटनों पर ला देंगे और आप बाप बाप करेंगे, और फिर आप माफी भी मांगेंगे और आप कार्रवाई भी करेंगे। और नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सिविल वॉर आपके यहां हो जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि सामान कम आने से ट्रांसपोर्टेशन में आपकी शिपिंग में और इसमें आपकी महंगाई बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट आप जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। बिल्कुल जिस तरह हारिस की बातें भी काफ़ी आज समझ बूझ के लिहाज से अच्छी थी, और आलोक सर की बातों पर मैं आना चाहता हूँ। अटैक क्या आप समझते हैं कि इंडिया क्या 4, 5, 20, 150 टैंक लेकर चढ़ दौड़ेगा, ये अटैक समझते हैं? या राफेल आकर हमला कर देगा, ये अटैक समझते हैं? या इंडिया कोई मिसाइल मार देगा, ये अटैक नहीं है। इंडिया जो असल अटैक कर रहा है वो आप समझ नहीं रहे। इंडिया सबसे पहले अटैक किया, आपकी स्पेस बंद कर दी। वो तो पाकिस्तान ने पहले किया। इंडिया ने पानी बंद किया ना, तो पाकिस्तान ने स्पेस बंद कर दी। अब इंडिया ने पाकिस्तान के लिए जो समुद्री रास्ता है वो भी बंद कर दिया है। उसके बाद वो तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके स्पेस के आप हकदार हैं, पानी का भी हैं, लेकिन वो जो उससे आगे बाउंड्री से आगे इंटरनेशनल पानी भी होता है, वो कोई भी कंट्री जो है वो बैन नहीं कर सकता किसी भी कंट्री का। वहां से जाए किसी भी कंट्री का कोई भी शिप जो है वो जहाज गुजरे। अब जो इंडिया ने बंद किया है वो उसने अपना जो उसके हिस्से में पानी आया हुआ है ना, वो उसने बंद किया। उससे आगे जो है ना हम गुजर सकते हैं जहाँ मर्जी, जहाँ कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तो इस तरह तो फिर जो है अगर ये पानी जो दूसरा पानी की बात करें, जो ये जो ट्रीटी की बात करें इंडस वाटर की, तो इंडिया कभी भी बंद नहीं करेगा। इंडिया को पता है अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है ना, तो जाहिर बात है पाकिस्तान की सारा दारोमदार जो ज़राअत का वो इसी पानी पर है। तो वो बंद करने का क्या मतलब है? पाकिस्तान को तबाह करना। और जब पाकिस्तान पहले भी तकरीबन तबाह ही एक लिहाज से, और जो बाकी जो बचा कुचा है वो भी तबाह हो जाएगा, तो पाकिस्तान तो फिर पहले ही तबाह हो जाएगा, तो फिर वो इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो किसी सूरत में ये इंडिया क्या बिगाड़ नहीं लेगा। इंडिया को आज मैं वो बातें कहते हैं ना, मैं तो बात लिख कर देता हूँ, ये बात मैं वाकई आज ये नोट कर लो कि इंडिया कभी पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर कभी भी बंद नहीं करेगा। ये आज मैं बात कर रहा हूँ 3 मई है 2025 है। तो आप ये नोट बात करो, कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पानी बंद नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया को भी पता है पानी बंद इंडिया जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसने बड़ी जबरदस्त बात की है, बिल्कुल मुझे बड़ी जबरदस्त बात की आज जो उसने बोला है भाई, एक सेकंड मुझे बोल लेने दो भाई अपनी। तो उसने मुल्क ने जो बात की है ना, वो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। जो उसने कहा है कि भाई आप किसका दफा कर रहे हो, अटैक जो है ना इंडिया जो है उसने कहा कि हम डायरेक्ट आप जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे करेंगे, ना कि जनता का। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जनता का कसूर ही नहीं है इधर, जनता तो चाहती नहीं है जंग। हम पे तो पहले 400 बम जो है वो गिरे हुए हैं। कभी महंगाई का आता है, कभी पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी चीनी बढ़ जाती, कभी कह लें कि खाने पीने की बाकी अशिया जो है वो बढ़ जाती है। महंगाई हमारे यहाँ तो ख़त्म हो ही नहीं रही, तो हमारी आवाम तो पहले जंग में है भाई। तो ये बात जो है ना उस मुल्क की आज मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसने कहा कि भाई जो अब इंडिया लड़ेगा उसमें आम आवाम जो है ना उस पर नहीं, बल्कि डायरेक्ट आर्मी के साथ या डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसके साथ लड़ाई होगी। तो ये भाई अच्छा, मेरी बात ये सुनो, जब कोई दूसरी कंट्री मतलब किसी भी कंट्री पर हमला करती है तो आर्मी पर जाहिर बात है, आर्मी जो होती है वही हर कंट्री के डिफेंडर होती है, उसने डिफेंड करना होता है। तो वो उस
कंट्री पर उसकी आर्मी पर हमला करने का क्या मतलब, उस कंट्री पर हमला करना और उस कंट्री के लोगों पर हमला करना, तो ये हम पर हमला होगा। तो हम सारी बात है, मैं तो अपनी बात करूंगा, तुम आप जो भी है, मैं अपनी कंट्री के हक में निकलूंगा, वो चाहे मैं आर्मी के लिहाज से निकलूं, चाहे मैं अपने खुद जाती तौर पर निकलूं, मैं अपनी कंट्री के बचाव के लिए निकलूंगा। तो मसला बात आती है किधर, मुझे ये बात आती है हमारी कंट्री है की किधर, और हमारी आर्मी की बात आती है। तो आपकी आर्मी ने किसी दूसरे के हमले से कभी भी नहीं सीखना, जब तक आप उनके गिरेबान से इधर नहीं पकड़ेंगे, आप जो सिटीजन है पाकिस्तान के, तब तक हमारी आर्मी ने, हमारे स्टैब्लिशमेंट में कभी भी सही नहीं होना, कभी तक भी। ये भी बात मेरी नोट कर। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा अमान मजारी और शीरी मजारी का सुन के बड़ा यार हैरत हुआ कि उन्होंने कहा है कि भाई जब तक आप जो है ना, आपकी बेटी का आपके सामने रेप होगा। ये वाकया सुन के यार बड़ी हैरत हुई है। और वाकई बाकी बंदे कह लें कि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी कह लें कि तजियाकार जो हैं आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनके घरों में उनके जो भाई हैं उनको उठा लिया जाता है। जैसे अहमद जो है, अहमद नूरानी, उसके 2 भाइयों को उठाया गया है, तो उसको इतना कह लें कि नीचा नहीं दिखाया गया, या कह लें कि उसको झुकाया नहीं गया। वो आज भी बोल रहा है, आज भी तजिया कर रहा है, आज भी वो वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रहा है। जब बात आती है ना इज्जत की, औरतों की इज्जत की, तो तब भाई बड़े बड़े जो है ना वो ढेर हो जाते हैं। तो शीरी मजारी जो थी ना, वो भी इस बात को लेकर उसने इस्तीफा दे दिया। असल में काफ़ी रीजंस हैं, लोग जो है ज़्यादातर भाई इस हद तक ये चले जाते हैं। मैं तो सोच के रहना होता हूँ, और ये बंदा जो है उनकी सपोर्ट कर रहा है कि भाई इन मुल्क जब जंग होगी तो उनके साथ होंगे, ये होगा। भाई नहीं, इस इज्जत के लेवल पे ना भाई नहीं होगा, ये कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। जब बात आएगी ना इज्जत पे, तब ये नहीं चलेगा। हमारी तरफ से मुल्क जो है हमारा, वैसे भी हमारा मुल्क है ही नहीं। जब हमारे वोट की कोई वक़्त नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ कि मुल्क की कोई वक़्त नहीं है। जब हमारी कोई फैसले की वक़्त नहीं है, तो हमारी, इसका मतलब है कि हमारी कोई वक़्त नहीं है। तो जब हमारी वक़्त नहीं है, तो इसमें जो मर्जी लैंडलॉर्ड हो, जो मर्जी बड़ा हो, हुक्मरान हो, सियासतदान हो, जो मर्जी हो, उसके साथ जो मर्जी हो, हमें कोई इस बात से लेना देना ही नहीं है। मुझे ये बता रहा, तुमने कहा था कि इंडिया बचेगा नहीं, कैसे खत्म करोगे इंडिया को? भाई हाँ बिल्कुल, बातों से नहीं, मैंने क्या कहा कि एक मिनट तकरीबन 50% पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि डैमेज है, हर लिहाज से मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं। और बाकी जो बचा कुछ है, वो जो मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल जो रोजगार चल रहा है, यहाँ पर जो कुछ है, तो वो पानी पर, यानी कि ज़राअत जो एग्रीकल्चर मारा जा रहा है, तो वो पानी बंद कर देता, तो बिल्कुल जो बाकी का 50% है वो भी खत्म हो जाएगा। अब कोई भी कंट्री जो है वो पहले मुकम्मल तौर पर किसी कंट्री के साथ जो एंगेज होती है, नॉर्मली जो उनके पास जो हथियार होते हैं उनसे लड़ती हैं। आखिरी हद क्या है, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, वॉर हेड्स होते हैं, आखिरी उससे जवाब देना होता है। तो जब पाकिस्तान के पास और कुछ सिचुएशन ही नहीं बचेगी, तो पाकिस्तान फिर उनका यूज करेगा, तो इंडिया जो है वो खलास हो जाएगा। मैंने इसलिए ये बात की है। इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है। एक मिनट यार, बात सुनो, मैं बात सुनो, इंडिया के पास बिल्कुल है, लेकिन इंडिया ऐसा करेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई। इंडिया भाई चूड़ियां नहीं, पानी की मैं बात करूँ, इंडिया मुकम्मल तौर पर पानी इंडिया पाकिस्तान का कभी भी नहीं बंद करेगा। वो तो जो प्रस्ताव है भाई उसका बात उन्होंने कर दिया है। अब उनके पास सेव करने के लिए हो सकता है डैम ना हो पूरे, तो वो चले ये तो जो भी है, लेकिन पानी बंद जो उन्होंने किया वो तो 1-2 दिन के लिए किया, लेकिन छोड़ दिया है ना पानी, वो नहीं कभी भी पाकिस्तान का बंद करेंगे। ये तो वही बात होगी, ज़्यादा छिपकली तो छतीरा जब फिर भाई जो मर्जी कहावत दे लो, जो मर्जी मिसाल जो एग्जांपल के साथ फिट करो, नहीं होते। ये वो भी अच्छी तरह से जानते हो, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। ये झूठे दावे हैं, झूठी बातें हैं, जो कहते हैं हम जीते हैं, हम कहते हैं हम जीते हैं। पाकिस्तान का हमें कोई पता नहीं है, हम तो सुनी सुनाई बातों पर जो है वो मेरी बात याद करते हैं। पाकिस्तान चाह कर भी इंडिया को खत्म नहीं कर सकता, चले और इंडिया पाकिस्तान को चाह कर नक्शे से खत्म। कम से कम जो इंडिया के तकरीबन तमाम शहरों को अपने जो है वो निशाने पर रखते हैं। हमें और किसी कंट्री के साथ एंगेज अगर ना ही होना पड़ा ना,
तो इंडिया के साथ अगर होना पड़ा तो इंडिया को अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है, डैमेज कर आलोक सर ने ये भी कहा कि अगर आप भारत के साथ करेंगे तो टीटीपी जो है वो भी आप पर चढ़ दौड़ेगी। इसके अलावा जो इससे क्या जाहिर होता है, एक मिनट वो भी आप पे चढ़ जितना दौड़ेगी। ज्यादा आप इंडिया के हक में बोलते हो, आज कौन हक में बोलता है? आपको खुद आंसर भाई दे दिया कौन है। हक में बोलता भाई है? आप बोलते हो और कौन बोलता है? आप कहते हैं कि वो नहीं, जो बात सच्ची है वो नहीं बोलनी चाहिए। ये सच्ची नहीं, बात है। आप अगर बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, तो आप लाख मर्तबा हो। आपको नहीं पता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हालात क्या है? पाकिस्तान में आज जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किन का है? इन बड़ों का नहीं है तो और किन का है? आपका है, मेरा है, किन का है? आपकी वुकत तो इस मुल्क में ये इतनी भी नहीं है कि आप जिसको वोट देते हैं, आपका वोट जो है उसी के हक में निकले। कभी आपका ये हुआ है, ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप जिसको वोट दें आपका उसी के बॉक्स से वोट भाई मिले? ये तो आपको अपने हक के लिए खुद निकलना पड़ेगा। आप कैसे निकलना आस पड़ेगा? लगा कर बैठे हो। नहीं, आस आप देख रहे हैं, वो हमारे लिए भाई कभी भी वो इसका सुधरना नहीं है। वो जो मुल्क है वो भी यही बात कर रहा था कि जब 26 मई को कब हुआ था ये जो लास्ट में जो हुआ है, जब क्या 23 को 22 को डी चौक में जब गए अच्छा, वो 26 को हाँ 26 को हुआ था ना, तो वो यही बात कर रहा था कि भाई वो फुल कह ले कि प्रीपेयर होकर गए थे, उनके अंदर जुनून था, जोश था, लेकिन जब बात गैरत पे आई, इज्जत पे आई, तो तब उनको पीछे हटना पड़ा। नहीं तो वो बिल्कुल तसल्ली के साथ, पूरे पक्के इरादों के साथ वहां पे गए हुए थे। भाई मैं अपनी आर्मी के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब बात दूसरी कंट्री पे आई, भाई हम आर्मी की क्या बात कर रहे हैं? हम अपने मुल्क में रह के यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में रहते हुए हमारी बुक्कत को नहीं, हमारे कोई वोट की इज्जत नहीं है, इमरान तो खान फिर ने आप भैया क्या किस कहा चीज की था? इज्जत पाओगे यहाँ पे? इमरान खान ने कहा था कि मुल्क भी मेरा है और आर्मी भी मेरी है। यही आर्मी थी, इसी आर्मी को उसने कहा था। लेकिन उसने कहा कि चांदी जो बड़े, बाकी आप कह रहे हैं कि जो पानी बंद नहीं जनरल- होगा, लेकिन पानी बंद हो चुका है। आप अपनी नहरों को भी देख सकते नहीं हैं। नहीं, वो तो सिंध को पानी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मान लेता हूँ पाकिस्तान इन दिनों में कभी पहले बंद हुआ था? पाकिस्तान का कभी नहीं हुआ था। ये नहीं होता, पहले भी नहीं, होता था। वो होता बंदी ही हुई है भाई, 1 माह 1.5 माह हुई है। और यार वो तो पाकिस्तान पंजाब और सिंध का आपस में इशू चल रहा है कि वो कहते हैं कि हमें 2-3 नहरें और निकाली। इसी तरह तो इंडिया में पंजाब और हरियाणा का भी मसला चलता रहता है। वहां पर न जाने कितने इस पर कत्ल भी हो चुके हैं। तो ये पानी पाकिस्तान का आपस में मसला बात ना, ये इंडिया असल पाकिस्तान में के बात पानी असल में पानी ये है, यहाँ पर खत्म हुआ। आपका मुल्क इंडिया से 3-4 गुना छोटा मुल्क है। वो इंडिया जो है, आप कहते हैं ना, आप कहते हैं ना कि आप इंडिया के फेवर में बोलते हो। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया आपसे हर लिहाज से आगे है। चाहे वो जिस मर्जी आप फील्ड में उसको चेक कर लो, 100 साल वो आप चलो जी, ये तो वक्त साबित करेगा। आप झूठ बोलने में तो मैं मानता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।